प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। यानी कि सर अब ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो यहाँ से धारा मिली है वही प्रत्यावर्ती धारा है, उसको मैं आपको परिभाषा के अनुसार लिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम जनरेटर तो पढ़ रहे हैं, जनरेटर के साथ साथ बहुत चीज़ें समझते जा रहे हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स जो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आप हेडिंग लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, हेडिंग। चलिए तो इस हेडिंग के अंदर लिखिएगा, ठीक है, इसमें हेडिंग के अंदर लिखिए जनरेटर से मिलने वाली धारा, है ना, जनरेटर से मिलने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यहाँ पर मेरे जनरेटर बोलने का मतलब सर क्या है, एसी जनरेटर, ठीक है। तो आपने लिखा जनरेटर से मिलने वाली धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, है ना। इसके आगे लिखिएगा, है ना, इस धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है। इस धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित अंतराल के बाद, हाँ जी, है ना, ये परिमाण तथा दिशा तथा एक निश्चित अंतराल के बाद इस परिमाण तथा दिशा की पुनरावृत्ति होती है, तथा एक निश्चित अंतराल के बाद इस परिमाण तथा दिशा की पुनरावृत्ति होती है ना, ये चीज़। तो जो भी है ना जनरेटर से मिलने वाली धारा है ना, जनरेटर सर कौन सा, एसी जनरेटर, उसे हम बोल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। आपने बोला कि सर परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं और एक निश्चित अंतराल के बाद इस समय और दिशा की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि सर रिपीटेशन होता है ना। इसका मतलब क्या समझाएं, तो मैं इसको ज़रा आपको समझाता हूँ, ठीक। तो मैंने देखिए जनरेटर पढ़ाते वक्त कई सारे टॉपिक कवर कर दिए। जनरेटर तो हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमने डीसी करंट है ना, यानी कि सर दिश धारा को भी समझ लिया, और हमने इस प्रकार से फीलिंग के साथ प्रत्यावर्ती धारा को भी समझ लिया, ठीक है। और हमने कई सारे आइडिया लिया मोटर के बारे में ना, जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, है ना। यानी कि सर मोटर जनरेटर का लगभग सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होता है ना, है ना, यानी कि संरचना लगभग सेम होती है। आपने एसी जनरेटर पढ़ाया तो यहाँ पर सर सर्पी वाला यूज़ हुआ, अभी आप जब डीसी जनरेटर पढ़ाओगे तो वहाँ पर विभक्त वाला यूज़ करोगे, है ना, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, और वर्किंग वगैरह सब कुछ सेम होता है, ठीक। चलिए फिलहाल आप आइए प्रत्यावर्ती धारा पे, ठीक है। तो जो मैंने बोल के लिखाया ना उसको ज़रा मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, कि आपने क्या बोला, है ना। देखिए समय की थोड़ी सी चिंता आप ना करें, मेरा मकसद समझाना है ना, दरअसल ये फंस जाता है मामला। देखिए तो इसका मतलब क्या है ना, मैं आपको समझाऊं फिर से। भाई ग्राफ समझेंगे हम लोग ग्राफ से, ठीक है। तो अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊं, है ना, करंट वर्सेस समय का। करंट सर किस में होता है, करंट होता है सर एम्पियर में, है ना, करंट होता है एम्पियर में। समय सर किस में होता है, समय होता है सर सेकेंड में, है ना, समय होता है सेकेंड में, ठीक। तो अब की बार जो प्राप्त धारा है उसकी दिशा तथा परिमाण बदलते रहते हैं, ठीक है। और फिर इसका बिहेवियर कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ जीरो से धारा स्टार्ट हुई, ठीक है। देखिए जब कुंडली ऐसे थी जीरो था, जब कुंडली अपना आधा चक्र पूरा की तो मुझे ये धारा मिली, है ना, इस तरीके से धारा मिली एक दिशा में। जब कुंडली का देखो ऐसे था यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर आया तो ये मिला मुझे ग्राफ, ठीक है। यानी कि सर यहाँ था, जब यहाँ पे आया तो ऊपर वाला ग्राफ, ठीक है। जब फिर से वहाँ पहुँच गया तो सर यहाँ से नीचे वाला ग्राफ, ठीक है। और इस तरीके से कुंडली ने अपना एक चक्कर पूरा किया, है ना, एक चक्कर पूरा किया, ठीक। यानी कि कुंडली के एक चक्कर के दौरान धारा 2 बार अधिकतम होती है, एक बार तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरी सर निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। चलिए उसका मुझे काम नहीं है। तो देखो अब यही मेरे पास धारा है, दिख रहा है कोई भी, देखिए ये समय का एक्सिस है ना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है धारा का परिमाण देखो आप, जीरो से बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर से बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर से ऐसे बढ़ेगा, है ना। और दिशा भी देखो बदल रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ सर पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, धनात्मक दिशा। और ये सर क्या है, निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि सर ऋणात्मक दिशा, ठीक। तो आपको दिखा, इसका मतलब कि सर जनरेटर से जो मिलने वाली धारा है उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है
कि है ना, जब कुंडली अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर के दौरान है ना धारा एक बार पॉजिटिव दिशा में जाती है ना। धारा की दो दिशा होती है, एक तो पॉजिटिव दिशा, दूसरी दिशा निगेटिव डायरेक्शन, है ना। तो इस तरीके से आप देखो धारा का दिशा बदल रहा है, देखो दिशा बदल गया है ना, और परिमाण भी बदल रहा है। 0 था, अधिकतम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर अधिकतम हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार की धारा को हम सर क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और ये एक निश्चित अंतराल के बाद है ना इसी वाले गुण को, इसी प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करेगा, है ना। रिपीट करने का मतलब क्या है, देखो अब इसके बाद जब मैं आगे ग्राफ बनाऊंगा तो फिर से वो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। यानी कि इस वाले पॉइंट के बाद फिर से मुझे वही सेम टू सेम शेप मिलेगी, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो ग्राफ मिली इसे हम बोलते हैं सर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। देखो यही मेरे पास है 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर सर क्या है 360 डिग्री, रेडियन होता है पाई में, तो पाई है तो ये 2 पाई है ना। अब देखो 360 डिग्री के बाद फिर से ग्राफ रिपीट होगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला आपको पुनरावृत्ति वाला पार्ट, पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से ये अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। हाँ जी, क्या इतना समझ में आ गया? इतना ही लिखना है मुझे। तो प्रत्यावर्ती धारा की आप डेफिनेशन लिख देना और इस तरीके से हम ग्राफ बना के छोड़ देना बस, ठीक है। और ये मेरे पास सर हो गया अपना प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसी जनरेटर, है ना। हमने कई सारे नाम सुने, है ना। ऑल्टरनेटर हमने नाम सुना, डायनेमो नाम सुना, हमने डीसी करंट को पढ़ लिया, है ना। और हमने साथ ही साथ एसी करंट यानी कि सर प्रत्यावर्ती धारा को भी पढ़ लिया, ठीक। अब हम आते हैं सर अपने डीसी जनरेटर वाले पार्ट पे, जिसका सर नाम क्या है, डायनेमो, ठीक है। और बोर्ड वाला हमसे डायनेमो करके पूछ सकता है या फिर डिस्ट धारा जनित्र करके पूछ सकता है, ठीक है। अगर वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बोलता है तो हम क्या करेंगे सर, ये वाले पार्ट को लिख देंगे, ठीक। चलिए मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की आदत है आपको समझाने के लिए, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये मैं इतना पार्ट रफ करके फिर से आता हूँ अपने डीसी जनरेटर पे आता हूँ फिर, ठीक है। चलिए तो इसको ज़रा आप एक बार देख लें। हाँ जी ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रत्यावर्ती धारा समझने के बाद, ठीक है, यानी कि सर अपना जनरेटर वाला पार्ट पढ़ने के बाद, एसी जनरेटर पढ़ने के बाद हम आते हैं सर अपने डीसी जनरेटर पर, ठीक है। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने सब चीज़ें लिख दी आपके लिए। तो अब हम पढ़ते हैं सर अपना डीसी जनरेटर, जिसका दूसरा नाम सर क्या है, डायनेमो, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल सेम रहेगी जो हमने अभी पढ़ा डीसी जनरेटर में, ठीक है। कि मैं एक बार बोल देता हूँ, है ना। यानी कि सर अपना डिस्ट धारा जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। सिंपल सा भाई जो आपने अभी भी पढ़ा एसी में, ठीक। सिद्धांत क्या रहेगा सर, सिद्धांत वही रहेगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे चलता है, ठीक है, जो हमने अभी लिखा वही। संरचना में क्या होगा, क्षेत्र चुंबक भी सेम रहेगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। क्या अंतर है मैं बताता हूँ, आर्मेचर कुंडली भी सर सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक। नई बात क्या है सर, विभक्त वलय, ठीक है। जब तक एसी जनरेटर था तब तक वहाँ पर सर सर्पी वलय यूज़ हुआ था, स्लिप रिंग। अब जब डीसी जनरेटर है तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर सर अपना विभक्त वलय यूज़ होगा, विभक्त वलय, ठीक है। ब्रूस भी सेम रहेगा जो था अभी तक, कार्यविधि थोड़ी सी बदल जाएगी। तो दो पार्ट अपने लिए चेंज है, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। तो बिल्कुल नया नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको एसी जनरेटर सिंपल सा अपनी भाषा में जनरेटर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया। अब हमें डायनेमो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ तक सीख लिया कि सर जितना भी कुछ आपने अभी तक बताया उसके अनुसार हो सकता है ये वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिले, ठीक है। तो आप कंप्लीट पार्ट देखना तब आपको समझ में आएगा। जितना भी कुछ आपने बोला उसके अनुसार जनरेटर से जो मिलने वाली धारा होती है वो धारा प्रत्यावर्ती धारा ही होती है, ठीक है। अब देखिए कई सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट धारा पर वर्क करते हैं, जो कि डीसी करंट पर चलते हैं, ठीक। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डिस्ट धारा बनाएं, ठीक। लेकिन जनरेटर से मिलने वाली धारा सर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। तो हमें अब प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे सर प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जुगाड़ करेंगे और उस जुगाड़ से हम क्या करेंगे, डिस्ट धारा पा लेंगे, ठीक है। अब देखिए डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट की डायरेक्शन फिक्स रहती है, वहाँ पर डायरेक्शन नहीं चेंज होती है, ठीक। लेकिन एसी करंट में तो सर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, ठीक है। यानी कि सर मुझे जुगाड़ करके कुछ ऐसा करना है कि धारा की दिशा एक ही दिशा में हो, यानी कि सर धारा एक ही दिशा में बहे। अगर मैं धारा को एक ही दिशा में बहा दूँ, है ना, तब मुझे यहाँ पर डिस्ट धारा मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सर विभक्त वलय लगाना पड़ेगा, है ना, स्प्लिट रिंग लगाना पड़ेगा, है ना, विभक्त वलय का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही अपना विभक्त वलय जो हमने
मोटर में पढ़ाता है ना, सेम वही चीज़ है। तो देखो इस तरीके से आप बना लो, ठीक है, ठीक है। तो अपना विभक्त वलय, हाँ जी। अब देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट से विभक्त वलय से मेरे पास इस तरीके से कार्बन के ब्रुश लगे रहेंगे। अब ये कार्बन के ब्रुश को हम लोग इस तरीके से बाह्य सर्किट को दे देंगे, बाह्य सर्किट है ना। अब बाह्य सर्किट में अपना बल्ब लगा हुआ है ना, मैंने आपको बल्ब वही दिखा दिया है ना। अब ये बल्ब है, बल्ब, ठीक है। ये अपना सर विभक्त वलय, विभक्त वलय, ठीक है। एंड अपने ये विभक्त वलय का मैं जरा नाम दे दूँ, इसको मैंने पी क्यू बोल दिया ना, इसको मैं एम एन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू बोल दिया, एम एन बोल दिया, ठीक है। ये अपना कार्बन ब्रुश हो गए, कार्बन ब्रुश, ठीक है। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, जो मैंने परिभाषा आप सब कुछ सेम वही लिखोगे, सिद्धांत सेम वही लिखोगे, संरचना में क्षेत्र चुंबक सेम वही लिखोगे, आर्मेचर सेम वही लिखोगे। विभक्त वलय मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा विभक्त वलय, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि यह अर्धवृत्ताकार वलयों, यह अर्धवृत्ताकार वलयों अर्थात दो भागों में विभक्त एक वलय है, अर्थात दो भागों में विभक्त एक वलय है। कुंडली से निकलने वाले दोनों सिरे, कुंडली से निकलने वाले दोनों सिरे है ना, विभक्त वलय को P तथा Q बिंदु पर है ना जोड़ते हैं। कुंडली से निकलने वाले दोनों सिरे विभक्त वलय को P तथा Q बिंदु से जोड़ते हैं, है ना, ऐसे। तो सिंपल सा भाई, सर एक बार फिर से बोल दो, है ना। यह एक अर्धवृत्ताकार वलय, ऐसे बोलो, यह एक अर्धवृत्ताकार वलय अथवा दो भागों में विभक्त एक वलय है ना। कुंडली से निकलने वाले दोनों सिरे है ना, इन वलयों से P तथा Q बिंदु पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जो हमने मोटर में पढ़ा वही अपना विभक्त वलय, ठीक है। अब ये विभक्त वलय ऐसे P तथा Q बिंदु से अपने पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आगे लिख लो आप, आगे लिख लो आप ब्रुश, है ना। नेक्स्ट हेडिंग सर क्या अपनी ब्रुश, है ना। ब्रुश में आप लिख लो कि विभक्त वलय को स्पर्श करते हुए, विभक्त वलय को स्पर्श करते हुए दो कार्बन की पत्तियां M तथा N हैं। विभक्त वलय को स्पर्श करते हुए दो कार्बन की पत्तियां M तथा N हैं जो कि स्थिर रहती हैं, M तथा N है जो कि स्थिर रहती है, ठीक है। आपको पता है ना कि इससे पहले भी एक लेक्चर आपको मिला है, ठीक है, और ये दोनों लेक्चर लगातार रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो पिछले लेक्चर का इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो मैंने आधी कहानी वहाँ पर की है, तो पहले आप वो पढ़ लोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं वो कहानी लिंक करके चढ़ रहा हूँ। तो जो बच्चा देख रहा होगा है ना, जिन्होंने AC जनरेटर पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद उन्हें इस बात की फील आएगी। हाँ जी। तो सर आपने बोला कि दो कार्बन की पत्तियाँ M तथा N हैं जो कि स्थिर रहते हैं, है ना। बाह्य परिपथ को इन ब्रूसों की सहायता से इन है ना डिलीट, ठीक। तो मैंने बोला कि कार्बन की पत्तियां M तथा N है जो कि स्थिर है ना, इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है, इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप थ्योरी समझ पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं सर कार्यविधि पर। सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या यहाँ पे है, कार्यविधि, ठीक है। ये कार्यविधि, इसी के लिए यहाँ पर हम आए हैं। अब हमें क्या करना है कि दिष्ट धारा बहाना है, यानी कि मुझे सर डायरेक्ट करंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप जरा देखो, एक कहानी है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बोलूँगा। पहले आप लिखो हेडिंग कार्यविधि, और कार्यविधि में आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। लिखो आप, जब कुंडली ABCD को है ना दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है ना, तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार, है ना, तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार कुंडली में धारा बहती है, कुंडली में धारा बहती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। हाँ जी, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। सिंपल सा भी इतना हम लिखेंगे, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझा दिया था इससे पहले। हाँ, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है,
ठीक। अब आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कुंडली के आधे चक्र में धारा Q से P की ओर बहती है ना। कुंडली के आधे चक्र में धारा Q से P की ओर बहती है ना, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र में, यहाँ से अंतर है, अभी तक जो मैंने बताया सब कुछ सेम था AC जनरेटर का, अब जो बोलने वाला हूँ मैं लाइन, जो अब डायलॉग बोलूँगा वही अंतर है, यही मुझे लिखना है ना। तो अभी तक मैंने ये बोला कि कुंडली के आधे चक्र में धारा Q से P की ओर बहती है ना, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र है ना, रुकिए है ना, तो कुंडली के आधे चक्र में धारा Q से P की ओर बहती है ना। अब आगे लिखिए, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र के दौरान, ऐसे लिखना, हाँ, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र के दौरान है ना विभक्त वलय की स्थितियाँ, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र के दौरान विभक्त वलय की स्थितियाँ है ना ब्रूस के सापेक्ष बदल जाती है। कुंडली के दूसरे आधे चक्र के दौरान विभक्त वलय की स्थितियाँ है ना ब्रूस के सापेक्ष बदल जाती है ना। अतः इस परिस्थिति में भी धारा की दिशा Q से P की ओर बनी रहती है। अतः इस परिस्थिति में भी धारा की दिशा Q से P की ओर बनी रहती है। इस प्रकार हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। मैं आपको अब समझा दूं। देखिए बेसिकली क्या था कि उतना पार्ट जो मैंने अभी तक समझा, ठीक है, जब कुंडली घूमेगी विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा बहेगी। अब इसकी दिशा फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बता सकते हैं वो सब, ठीक है। तो अब देखिए जब धारा इस तरीके से आई तो पहले आधे चक्र के दौरान धारा Q से P की ओर बही, ठीक है। अब यहीं पर स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग यूज होता, तब क्या होता, दूसरे आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा विपरीत हो जाती, तब मुझे प्रत्यावर्ती धारा मिल जाती, ठीक। लेकिन अभी मुझे प्रत्यावर्ती धारा नहीं चाहिए, है ना। अभी मैं चाहता हूँ कि धारा को एक ही दिशा में बहाऊँ, है ना। तो धारा को एक ही दिशा में फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं सर, स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस विभक्त वलय की सहायता से हम धारा को एक ही दिशा में बहाने की कोशिश करते हैं ना, यानी कि सर धारा को एक ही दिशा में फ्लो कराते हैं, है ना, बहाते हैं स्प्लिट रिंग की हेल्प से, है ना। अब ये भी इमेजिनेशन वाला पार्ट है, कल्पना वाला पार्ट है ना, सोचने वाला पार्ट है। देखो पहले आधे चक्र के दौरान धारा Q से P की ओर रहती है, ठीक। अब देखिए जब दूसरा आधा चक्र आता है तो उस वक्त है ना जो विभक्त वलय था इसकी स्थिति कार्बन के ब्रूस के सापेक्ष बदल गई, है ना। देखो ऐसे था, अब दूसरा आधा चक्र आया तो देखो बदल गया, है ना। यानी कि पहले आधे चक्र में P M से कनेक्टेड था Q N से, जब दूसरा आधा चक्र आया तो P N से कनेक्ट हो गया और Q M से कनेक्ट हो गया, है ना। तो उसकी स्थिति बदल गई, ठीक। तो हम यही डायलॉग लिखते हैं कि दूसरे आधे चक्र में विभक्त वलय की स्थिति है ना कार्बन ब्रूस के सापेक्ष बदल जाती है। अतः अब जब ये बदल गया ना तो इस परिस्थिति में भी जो धारा की दिशा है वो Q से P की तरफ ही बहती है ना, Q से P की तरफ ही बहती है। ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमें ऐसे समझना है और हम ऐसे बुक्स में लिख देंगे, ठीक है। कभी आप एनिमेशन से ये चीज़ समझना है ना, एनिमेशन से, तब आपको एनिमेशन में ये चीज़ धारा की दिशा दिखेगी आपको, है ना, एनिमेशन में दिखेगी, है ना। अभी तो अपने पास बोर्ड कैसा 2D है और ये सब चीज़ें 3D में हो रही है, तो मैं आपको इतना ही समझाकर फील करा सकता हूँ, ठीक है। तो सर मुझे ये समझ में आ गया कि आपने इतना बोला कि पहले आधे चक्र में धारा Q से P की ओर बहती है, जब दूसरा आधा चक्र आता है तब उस दौरान विभक्त वलय की स्थितियाँ कार्बन ब्रूस के सापेक्ष बदल जाती हैं, है ना। और ये बदलने की वजह से ही धारा की दिशा अभी भी मेंटेन है एक ही दिशा में Q से P की तरफ, Q से P की तरफ, है ना। तो सब सर यहाँ पे मुझे धारा एक ही दिशा में मिल गई, और जब धारा एक ही दिशा में मिल जाती है तो इस प्रकार की धारा का सर क्या नाम है, दिष्ट धारा। सर क्या नाम है, दिष्ट धारा। तो ऐसे मुझे दिष्ट धारा मिल गई, है ना। तो यही पर्पज़ था कि मैं जनरेटर से सर दिष्ट धारा प्राप्त कर लिया, और जब जनरेटर से दिष्ट धारा प्राप्त कर लिया, है ना, तो इस प्रकार का जनरेटर का नाम सर क्या है, डायनेमो, यानी कि सर DC जनरेटर, ठीक है। समझ में आता है बात, सही है। चलिए मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ही दरअसल ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये विभक्त वलय का जो पूरा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट बेसिकली एक डिवाइस है, ये पूरा एक डिवाइस है जिसका नाम होता है सर कम्यूटेटर। सर क्या नाम होता है, कम्यूटेटर,
बस आपकी जानकारी के लिए, है ना। मतलब कि एक कम्यूटेटर डिवाइस होता है, उसके अंदर विभक्त वलय लगा होता है ना। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटर AC धारा को DC धारा में बदला है। दरअसल जनरेटर से जो करंट आ रही है यहाँ तक, जो करंट आती है वो AC करंट होती है, ठीक। अब AC करंट को मुझे DC करंट में बदलना है ना। तब हम बोलते हैं कि सर डायनेमो में हमने कम्यूटेटर लगा दिया, कम्यूटेटर एक डिवाइस लगा दिया जिसने AC करंट को DC करंट में बदल दिया। कैसे बदला, इसके अंदर विभक्त वलय था और इस विभक्त वलय की स्थिति को बदलने की वजह से, विभक्त वलय की पोजीशन चेंज होने के कारण, है ना, धारा एक ही दिशा में फ्लो करी, है ना, और AC को DC में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए था कि कभी आप ये नाम सुनो कम्यूटेटर, ठीक। चलिए, तो ये आप यहाँ तक रखोगे। विभक्त वलय ब्रूस समझ में आ गया। अब जो मुझे धारा मिली वो सर धारा क्या थी, दिश धारा थी, है ना। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का जनरेटर सर क्या कहलाता है, डायनेमो कहलाता है ना। और यहाँ तक हमें क्लियर है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, हर एक चीज़ को आप लिख सकते हो, अपनी भाषा में समझा सकते हो। मैंने हर चीज़ समझा पाया जितना पॉसिबल, है ना। इस बोर्ड पे समझाना था, मैंने हर चीज़ आपको समझा दी, मैंने चीज़ों को इमेजिनेशन भी कराया, ठीक है। तो आप ये वीडियोस, है ना, कई बार रिपीट करके देख लेना, रिपीट करके, तो आपको थोड़ा सा और भी फील आएगा, ठीक है। और हमने प्रॉपर नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। चलिए, तो मोटर से लेकर जनरेटर तक की जितनी भी कहानी हुई हमारी, यहाँ तक हमने AC करंट, DC करंट, है ना, मोटर, जनरेटर, AC जनरेटर, है ना, DC जनरेटर, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया अपने 10th के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नई दुनिया के साथ। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।